हेलो माय फ्यूचर मेडिको कैसे हैं आप। तो उम्मीद है वो हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे आपने आज का जो थंबनेल है वो देख लिया होगा कि अभी आरबीएचएस की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लगी थी बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उसका जो हम पेपर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो थी, तीनों सब्जेक्ट थी और तीनों सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन थे। तो 100 क्वेश्चन के एक एक जो आपका एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो आई होप आपने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, तो आपको आंसर चाहिए होगा कि आप मैच कर लो कि मेरे कितने क्वेश्चन सही है कितने इनकरेक्ट है, वो जो भी है। तो उसमें आज बायो का पेपर मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि बायो के कितने क्वेश्चन थे। 34 क्वेश्चन थे, 34 क्वेश्चन थे और 34 एग्जेक्टिव एनसीईआरटी से ऐसे उठ करके आए थे। तो जिन्होंने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी होगी तो उनके एग्जैक्ट क्वेश्चन करेक्ट हुए होंगे सभी के सभी, मैं ऐसी आपसे आशा करता हूँ। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 67 नंबर का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम विच इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज, फिर डैश है, अराउंड बिलो बॉडी टेम्परेचर। अब एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन कर रखा है, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो तो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या है कि 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो वहाँ पर क्या है कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फिर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। तो 67 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं ऐसे नहीं कि आपको पेपर डिस्कस करवाऊँगा तो ऐसे क्वेश्चन के साथ साथ आपको जस्ट आंसर बता देगी और आगे निकल गए, ऐसे नहीं। मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन करूँगा कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर एनसीईआरटी में किस पेज पर कौन सी लाइन में लिखा हुआ है। तो ये जो 67 वाला जो क्वेश्चन है इसका देखिए, ये आप स्लाइड देखिए एनसीईआरटी की, ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है एनसीईआरटी की जो स्क्रीनशॉट है उसको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 वाला, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज, इनमें से देखिए एक तो कौन सा दे रखा है, खसरा, मिजलस, टीबी, गोनोरिया और टाइफाइड। अब जो ये फोर्थ चैप्टर है एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी का जो फोर्थ चैप्टर है उसमें देखिए आप ये स्क्रीनशॉट देखिए, एसटीडी जो है उनके नेम मेंशन कर रखे हैं। तो इनमें से जो चार नेम दे रखे हैं उनमें से कौन सा है, गोनोरिया जो है वो कौन सी डिजीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब ऐसी डिजीज जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग फैलती है, ठीक है। तो फिर 68 का कौन सा हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा, और 67 का कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, हाँ ये क्वेश्चन आप देखिए कि इफ़ ए बटरफ्लाई हैज क्रोमोसोम नंबर 360 इन इट्स मियोसाइट, व्हाट विल द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स गैमेट। अभी इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट कन्फ्यूज हुए होंगे। तो पहले तो आप ये समझिए कि मियोसाइट क्या होती है, कि मियोसाइट वो डिप्लॉयड सेल है जो आगे चल करके मियोसिस के थ्रू क्या करेगी, गैमेट प्रोड्यूस करेगी। तो मियोसाइट हैप्लॉइड नहीं होती, मियोसाइट तो डिप्लॉयड होती है, वो क्या करेगी, गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि मियोसाइट में जो क्रोमोसोम है वो 360 मतलब 360 है, तो उसके द्वारा जो बनने वाले गैमेट है उनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा। तो क्रोमोसोम का नंबर कितना आपको क्या करना होता है, गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर उसकी जो पेरेंट सेल है उससे हाफ करना होता है। तो कितने हो जाएंगे, 360 का आप हाफ करोगे तो कितना होगा, 180 होगा, 180। बट 180 कहीं पर भी नहीं दे रखा है, तो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना वो इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के आपको क्या मिल सकता है, बोनस आपको मिल सकता है, आपको इसका बोनस मिल सकता है क्योंकि 180 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि कहीं पर भी दे नहीं रखा है। ओके, अब 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ए टिपिकल डाइकोट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, फर्टिलाइजेशन इज बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर 12th क्लास का उसमें क्लियरली डायग्राम मेंशन कर रखा है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। आप डायग्राम भी दे सकते हो, डायग्राम दे सकते हो, डायग्राम में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस दिखा रखे हैं। ओके,
अब 71 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंटीराइनम या डॉग फ्लावर भी जिसका नाम था, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वो किसका एग्जाम्पल है? जो एंटीराइनम जो फ्लावर है जिसको डॉग फ्लावर भी बोला जाता है, वो किसका एग्जाम्पल है? वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। देखिए आप एनसीईआरटी की जो स्क्रीनशॉट है उसको देखिए, क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो एंटीराइनम फ्लावर है या डॉग फ्लावर जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ओके, 72 नंबर का जो क्वेश्चन था, द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज, मतलब जो एड्स है वो किस किस के थ्रू फैल सकता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैल सकता है, बिल्कुल फैल सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैल सकता है, हाँ बिल्कुल फैल सकता है। ये तभी तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले हम क्या करते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि जो ब्लड डोनेट कर रहा है कहीं उसको एड्स तो नहीं है ना। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू भी फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल सकता है, प्लेसेंटल ट्रांसफर के थ्रू भी फैल सकता है। मतलब अगर किसी की जो मदर है वो एड्स से ग्रसित है तो उसके जो फीटस होगा उसमें भी एड्स होने के चांसेस है। तो ऑल ऑफ दीज क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 73 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, स्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना फ्लावर वंस इन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर 12th क्लास का। देखिए कि जो स्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना है उसमें 12 साल में एक बार ही क्या होती है, पुष्पन की प्रक्रिया देखने को हमको मिलती है। जो इसके ब्लू कलर के नीले रंग के पुष्प देखने को मिलते हैं। देखिए आप एनसीईआरटी की स्क्रीनशॉट देखिए, क्लियरली दे रखा है, देख लो आप इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 74। हाँ तो 73 का कौन सा हो जाएगा, 12 ईयर हो जाएगा। 74 का देखिए, पोलियम्ब्रोलॉजी कॉमनली अकर इन, मतलब बहुभ्रूणता में सामान्यतः किस में देखी जाती है? बहुभ्रूणता जो सामान्यतः वो सिट्रस फलों में आपको देखने को मिलेगी। नींबू वंश या जो सिट्रस फल है ना उनमें आपको देखने को मिलती है। देखिए आप, इसका डी आंसर हो जाएगा। और एनसीईआरटी में भी ये जो लाइन है आप इसको देख सकते हो। ठीक है, हाँ। अब 75 नंबर का क्वेश्चन जो है कि हिंदी में देखिए, आपकी हिंदी वाले भी नाराज न हो कि हिंदी में बताया नहीं सर। कभी कभी एक जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकता है, यह घटना कहलाती है। मतलब जब एक जीन के एक से ज़्यादा ये जो इफेक्ट होते हैं, फिनोटाइप होते हैं, एक जीन के एक ज़्यादा फिनोटाइप होते हैं, तब उस जीन को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्लियोट्रोपी जीन बोला जाता है। एनसीईआरटी में देखिए आप, ये देखिए प्लियोट्रोपी जीन बोला जाता है, उसको पढ़ लो आप एनसीईआरटी ध्यान से। ओके, ठीक है, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्लियोट्रोपी वाला। अब 76 वाला देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग इन ए क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस टॉल पी प्लांट। मतलब जब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हेटेरोजाइगस प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा तो जो बोनी संतान बनेगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो देखिए आप, मैंने ये चार्ट बना करके लिख रखा है, चार्ट बनाकर क्रॉस करा करके लिख रखा है। तो बोनी संतान कब बनेगी, ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग कब बनेगी? जब दोनों जीन कैसे होंगे, स्मॉल टी, और वो चार में से सिर्फ एक ही कंडीशन में देखने मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25%, 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ए ह्यूमन फीमेल रीच्ड मीनोपॉज अराउंड द एज ऑफ, एनसीईआरटी की सीधी लाइन है कि 50 साल के आसपास आकर के मादा में या फीमेल में मीनोपॉज देखने मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 45 to 50 ईयर। देख लो आप एनसीईआरटी में देख लो। ठीक है, तो ये 77 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा, 78 वाला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन फूल वाले पौधों के निषेचन के बाद की, मतलब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन कौन सी इवेंट है? फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर नहीं, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर तो निषेचन से पहले हो जाता है, तभी तो वो गेमेट बनाएगा। बिल्कुल इनकरेक्ट। क्या ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन? नहीं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना है। क्या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट
हाँ बिल्कुल, ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद में फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके। 79 का देखिए आप, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? देखो एंडोस्पर्म का एक बड़ा ही खूबसूरत हिंदी में नाम है भ्रूण पोष, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जो भ्रूण को पोषण प्रदान करेगी, और भ्रूण पोष को इंग्लिश में बोला जाता है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म द्वारा किसको पोषण दिया जाता है? भ्रूण भ्रूण को पोषण दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एम्ब्रियो। एनसीईआरटी में भी आप इसको क्लियरली देख सकते हो, क्लियरली लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप कि मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट डायोसियस टू इंश्योर जीनोगेम इन। मतलब डायोसियस फ्लावर कौन से, डायोसियस प्लांट कौन से होते हैं? मतलब वो प्लांट जिस पर सिर्फ एक ही या तो मेल फ्लावर प्रेजेंट हो या फिर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो, तो उनको बोला जाता है डायोसियस। और जब एक ही प्लांट पर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो तो उसको बोला जाता है मोनोसियस। तो मैंगो और जो मेज मक्का और आम है वो दोनों कैसे हैं? मोनोसियस। और बट जो पपाया है वो कैसा होता है? डायोसियस। तो इसका पपाया मतलब ए आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके। 81 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल एसेसरी ग्लैंड। पहले तो आप ये एनसीईआरटी में देखिए मेल एसेसरी ग्लैंड कौन सी होती है, क्लियरली दे रखा है, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल, जिसका काउपर ग्लैंड भी नाम होता है। बट जो एम्पुला है ना वो क्या है? मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं, वो क्या है? वो फीमेल की एसेसरी डक्ट होती है एम्पुला, मतलब जो फेलोपियन ट्यूब है ना उसका पार्ट होती है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी, एम्पुला। नेक्स्ट देखिए आप 82। हाँ, मेंडल ने अपने जो स्टडी उसके लिए कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का यूज किया था? पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वर स्टडीज बाय मेंडल इन ए पी प्लांट। तो देखिए आप 7 कैरेक्टर को चूज किया था, और वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे? ये इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7 कैरेक्टर कौन से थे वो ये देख लिया आप, एनसीईआरटी का ये स्क्रीनशॉट देख लो आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट, इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस आफ्टर कितने दिनों? इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के कितने दिनों बाद होती है? 7 से 8 दिनों के बाद में होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देख लो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए आप, 1 लाख से जो 40,000 साल पहले पूर्वी और मध्य एशिया में रहने वाले विलुप्त मानव ने अपने शरीर की रक्षा के लिए खाल का इस्तेमाल किया, और जिसकी मस्तिष्क क्षमता कितनी थी? 1400 सीसी थी। हाँ, तो वो कौन था? वो महानुभव इंसान कौन सा था? वो नियंडरथल मैन था। वो नियंडरथल मैन था, और एनसीईआरटी भी यही बोलती है। देख लो आप एनसीईआरटी का जो स्क्रीनशॉट है वो देख लो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नियंडरथल मानव। ठीक है जी साहब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बेसिलस थ्यूरियनजेनेसिस। तो जो इनएक्टिव जो बीटी जो टॉक्सिन है वो पहले कैसा होता है? इनएक्टिव होता है, बट जो वो सक्रिय कैसे होता है? वो जब वो कीट जो है उसके जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ पर कैसा पीएच होता है? एल्कलाइन पीएच होता है। उस एल्कलाइन पीएच की वजह से वो कैसा हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट। और ये रही है एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है। मैं आपको एक एविडेंस भी दे रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको एनसीईआरटी को देखने के बाद आपको विश्वास हो जाए कि हाँ सब कुछ सारा का सारा काम सही बताया जा रहा है। ठीक है जी साहब। नेक्स्ट देखिए द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड इज नोन एज। मतलब ऊतक संवर्धन विधि द्वारा बड़ी संख्या में पादप प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? वो कहलाती है सूक्ष्म प्रवर्धन, मतलब माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाती है। और ये मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और ये रही है एनसीईआरटी की स्क्रीनशॉट। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि हजारों की संख्या में पादप उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपोगेशन वो कहलाती है। ओके, नेक्स्ट 87 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, ग्रीन हाउस गैसेज आर। तो एनसीईआरटी की
मैं क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या है, कॉमनली ग्रीन हाउस गैसेज है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के अलावा भी कुछ ग्रीन हाउस गैसेज होती है, बट यहाँ पर दो ही ऑप्शन में, तो हमको कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज है। ये रही एनसीईआरटी की लाइन जहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप 88 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिशन साइकिल। जो फॉस्फोरस साइकिल है वो कैसा प्रकार का होता है, सेडिमेंट्री टाइप या अवसादी प्रकार का क्या होता है, न्यूट्रिशन साइकिल होता है। कहाँ पर लिखा हुआ ये ये जो इकोसिस्टम उसकी जो समरी है ना, समरी में देखिए, ये आप पिक्चर देखिए, एनसीईआरटी पिक्चर है, समरी में लिखा हुआ है कि जो फॉस्फोरस साइकिल है वो कैसा होता है, सेडिमेंट्री टाइप का न्यूट्रिशन साइकिल होता है। ओके, सो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 का देखिए, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ बेसेज इन वन स्टैंड ऑफ डीएनए इज, ये जो सीक्वेंस दे रखी है तो इसकी मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगी उसकी सीक्वेंस क्या होगी। तो देखिए, एक के साथ कौन जुड़ा होता है, थाइमीन, एक के सामने कौन आएगा, थाइमीन। तो थाइमीन वाला ऑप्शन सिर्फ ए ही है, मतलब एक ही है। जो बी वाला ऑप्शन है उसमें ही सिर्फ क्या आ रहा है, थाइमीन आ रहा है, बाकी सब में क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। आगे आप कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे आप आगे भी मैच कर सकते हो, जैसे कि थाइमीन के आगे फिर क्या आएगा, एडेनिन आएगा, ग्वानिन के आगे क्या आएगा, साइटोसिन, साइटोसिन के आगे क्या आएगा, फिर ग्वानिन, एडेनिन के आगे वापस क्या आएगा, थाइमीन, थाइमीन के आगे फिर एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के आगे फिर ग्वानिन, एडेनिन के सामने वापस थाइमीन। बट ये टाइम आप बचा सकते हो ऐसे कि सिर्फ एडेनिन के सामने थाइमीन आएगा और थाइमीन सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में। तो ये 89 वाला क्वेश्चन हो गया। 90 वाला क्वेश्चन देखिए, ट्राइसोमी इज रिप्रेजेंटेड बाय। ट्राइसोमी क्या होता है, देखिए जनरली हमारे अंदर जो हम डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिज्म है, हम ह्यूमन है, तो एक ही टाइप के हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं, जिनको होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं बोलते हैं, तभी तो डिप्लॉयड बोला। अब उसी टाइप का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए तब उसको क्या बोलेंगे हम, एक ही टाइप कितने क्रोमोसोम हो गए, 3, मतलब 3 के लिए क्या टर्म यूज करेंगे, ट्राई। तो ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसी का जैसा एक और क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तब उस कंडीशन क्या बोलेंगे, हमें ट्राइसोमी बोला जाता है। तो 2n+1 मतलब 2n+1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, मतलब डी इज करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी में ये देखिए, लाइन यहाँ पर लिखी हुई, देख लो आप इसको। ठीक है, फिर अब 91 नंबर का जो क्वेश्चन है कि एक डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़े रहते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना कि दो डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड है ना वो आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। बट डीएनए की जो एक स्ट्रैंड वो किससे बनी है, वो न्यूक्लियोटाइड यूनिट से बनी हुई है। अभी उन न्यूक्लियोटाइड यूनिट के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने आपको मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 91 का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, मतलब बी इज करेक्ट आंसर। और एनसीईआरटी में ये यहाँ पर इसको लिखा हुआ है, देख लो आप, क्लियरली मेंशन कर रखा है। ठीक है जी साहब। 92 पर्यावरण में अवांछित परिवर्तन लाने वाले कारक क्या कहलाते हैं, मतलब द एजेंट डेट ब्रिंग अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरमेंट आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, वो पोल्यूटेंट कहलाते हैं। ये देखिए, सी इज करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एनसीईआरटी में ये लिख रखा हुआ है, देख लो इसको। ठीक है, 93 वाला, साइनोबैक्टीरिया आर यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर बिकॉज दे, बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज क्यों किया जाता है उसको, क्योंकि वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, एनसीईआरटी का ये रहा सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका स्क्रीनशॉट देखिए आप, क्लियरली मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 94 पे। तो 94 पे हम चलते हैं। 94 हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है, हिस्टोन प्रोटीन आर, हिस्टोन प्रोटीन देखिए कैसी होती है, वो कैसी होती है, एक तो बेसिक होती है, क्यों, क्योंकि उसमें लाइसिन और आर्जिनिन क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बेसिक होती है और उस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज, मतलब बी इज करेक्ट आंसर। तभी तो वो डीएनए को लपेट पाएगी, क्योंकि डीएनए पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और एनसीईआरटी की ये देखिए आप स्क्रीनशॉट, जहाँ पर लिखा हुआ है स्टोन प्रोटीन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट 95 वाला तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप इस नाम से तो वाकिफ होंगे, हर जगह पर लिखा हुआ मिलता है कि तंबाकू का सेवन करने से
द टोबो की कंजप्शन इज नोन एज स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन दे कंपोनेंट कोजिंग दिस कुड बी। मतलब एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन का जो सिक्रेशन वो बढ़ जाता है, वो किस वजह से? क्योंकि तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन। तो करेक्ट आंसर इज ए। वापस देखिए क्वेश्चन आप कि GAATTC किस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्या है? वो क्या है? रिकॉग्नाइजेशन साइट है। तो GAATTC बायोटेक का बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये? इको आर फर्स्ट का। जो GAATTC वो किसकी पहचान अनुक्रम स्थल होते हैं? वो इको आर फर्स्ट के अनुक्रम स्थल होते हैं। NCERT के स्क्रीनशॉट में आप इसको देख भी सकते हो। 97 नंबर का क्वेश्चन, एनिमल फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर लिम्स, दीज आर कॉल्ड। तो ये किन्होंने बताया था कि ठंडी जलवायु में रहने वाले जानवरों के अंग आमतौर पर छोटे हैं? यह कहा किन्होंने बताया था? ये बड़ी फेमस साइंटिस्ट एलन 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 ने अपना रूल दिया था कि जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जानवरों के उनके जो पैर है, सॉरी जो अंग है वो कैसे होते हैं? जनरली शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। ठीक है जी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हाँ, उससे पहले आप 97 में NCERT की लाइन भी दे सकते हो। एलन के रूल के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? इसका इकोलॉजी का ये चैप्टर है, इकोलॉजी में लिखा हुआ है। यदि एक डबल स्टैंडर्ड DNA में 20% साइटोसिन है तो इसमें एडेनिन की परसेंटेज क्या होगी? देखिए आपको पता होगा कि जो ग्वानिन है उसका अमाउंट किसके बराबर होगा? साइटोसिन के। और एडेनिन का अमाउंट किसके बराबर होगा? ग्वानिन तो किसके बराबर होता है? साइटोसिन के। और एडेनिन किसके बराबर होता है? थाइमिन के। तो यहाँ पर साइटोसिन का अमाउंट 20% दे रखा है, तो ग्वानिन का भी अमाउंट कितना हो गया? 20%। तो ग्वानिन और साइटोसिन टोटल कितने? 40%। अब बचा कितना? 60%। तो 60% में से 30% तो एडेनिन होगा और 30% क्या होगा? थाइमिन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टेक्निक से आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए आप, द बोन्स ऑफ फोरलिम्ब ऑफ व्हेल, बेट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इज स्ट्रक्चर बिकॉज। देखिए पहले तो आप ये समझिए कि जो भी लिखा हुआ है ये क्या है? फोरलिम्ब है। क्या ये? फोरलिम्ब है। और ये किसके एग्जाम्पल है? होमोलॉजी के एग्जाम्पल है। और जो होमोलॉजी है वो किसको शो करती है? वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करती है। मतलब उनकी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है, बट उनके जो फंक्शन है ना वो क्या है? अलग अलग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि वे शेयर कॉमन करेक्टर, दे शेयर ए कॉमन करेक्टर, मतलब उनकी उत्पत्ति एक जीव से हुई है, एक ही संरचना से उनकी उत्पत्ति हुई। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, द जीन्स क्राई फर्स्ट AB एंड क्राई सेकेंड AB प्रोड्यूस टॉक्सिन अगेंस्ट, किसके प्रोड्यूस? NCERT में देखिए आप क्लियरली, मैंने स्क्रीनशॉट दिखा दिया आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्न, बोरर एंड कॉटन वोल्वरम। सीक्वेंस में आपको जमा करके लिखना है। तो आई होप आपने 34 क्वेश्चन सभी के सभी अटैम्प्ट किए होंगे और आपको मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसे ही अगर किसी ने ऐसे ये जो BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम दिए तो उनको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस वीडियो को रेफ़र उनको कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू, मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।